हेलो एंड नमस्कार, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का वीर सर जीएस वाले के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को सुबह का प्यार भरा नमस्कार साथियों। साथियों, आज जो है कि हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना की यानी कि प्रियम्बल की साथियों। इससे पहले हमने आपको 4 वीडियो दिया है, ठीक है? उन सभी चारों वीडियो को यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, तो उन सभी चारों वीडियो के लिंक जो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहाँ से भी जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं या फिर मैंने प्लेलिस्ट बना कर के रख दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल पे आराम से हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों, आज यह 5वां वीडियो होने वाला है, ठीक है? इससे पहले मैंने आपको भारत का संवैधानिक विकास, फिर संविधान सभा, फिर उसके बाद अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, फिर उसके बाद संविधान के स्रोत, इन 4 टॉपिक पे बात किया है मैंने। 5वां टॉपिक प्रस्तावना पे बात करूँगा आपसे, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से वीडियो शायद ही आपको मिलेगा जितना बेहतरीन तरीके से और जितना क्रमबद्ध तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है और समझाया है। पूरा वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आने वाला है, बहुत ही शानदार, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से ज़रूर देखें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं, ठीक है? शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, तो पहली बात तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें साथियों। तो आइए बढ़ते हैं प्रियम्बल यानी अपने प्रस्तावना की तरफ। देखिए साथियों, जो प्रियम्बल होता है, इसी को हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं और इसी को हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। ठीक है, हम एक-एक पॉइंट पे बड़े ही अच्छे तरीके से बात करते हुए चलेंगे साथियों। ध्यान देना, पहला लाइन है कि प्रस्तावना में किसी भी दस्तावेज यानी संविधान की महत्वपूर्ण बातें एवं उसके विशेष उद्देश्य। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसी भी दस्तावेज की महत्वपूर्ण बातें और उसके विशेष उद्देश्य समाहित होते हैं, ठीक है? यानी जो प्रस्तावना होता है ना, उसमें किसी भी संविधान की जितने भी महत्वपूर्ण बातें या फिर जितने भी विशेष उद्देश्य होते हैं, वे सारे प्रस्तावना में ही निहित कर दिए जाते हैं। इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है और प्रस्तावना को प्रियम्बल भी कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है? तो साथियों, आई होप पहला लाइन समझ में आया होगा कि प्रस्तावना क्या होता है। तो प्रस्तावना में किसी भी संविधान या फिर किसी भी दस्तावेज की महत्वपूर्ण बातें एवं उसके विशेष उद्देश्य समाहित होते हैं। एक व्यक्ति थे एन.एन. पालकी वाला। कौन थे? एक व्यक्ति थे एन.एन. पालकी वाला, ठीक है? कौन थे भाई? एन.एन. पालकी वाला। तो एन.एन. पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है साथियों। अब सोचिए, संविधान का परिचय पत्र कहने की क्या आवश्यकता हो गई? देखिए, पहली बात तो कह रहा है कि जो प्रस्तावना है उसमें केवल और केवल महत्वपूर्ण बातें और विशेष उद्देश्य ही समाहित होते हैं। इसीलिए एन.एन. पालकी वाला ने प्रस्तावना को क्या कह दिया? संविधान का परिचय पत्र। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप स्कूल या कॉलेज में अगर जाते होंगे, तो वहाँ पे आपको एक आईडी कार्ड मिलता है। तो उस आईडी कार्ड या फिर जो पहचान पत्र होता है, उसपे आपकी केवल महत्वपूर्ण बातों को ही साझा किया गया होता है। जैसे कि आपका नाम, आप किस कोर्स में एनरोल हैं, इत्यादि चीज़ों को मेंशन किया जाता है, ठीक है? बात समझ रहे हैं? यानी आपके बारे में जो मेजर पॉइंट है, विशेष उद्देश्य कह लीजिए जो, या फिर कह लीजिए जो महत्वपूर्ण बात है, ठीक है? आप उस कॉलेज में किस उद्देश्य से जा रहे हैं, वो भी मेंशन किया गया होता है। तो ठीक उसी प्रकार से पूरे संविधान की जितने भी महत्वपूर्ण बातें और विशेष उद्देश्य होते हैं, वे प्रस्तावना में क्या कर दिए जाते हैं? निहित कर दिए जाते हैं, ठीक है? तो जिस प्रकार से एक स्कूल या कॉलेज का आईडी कार्ड होता है आपका, उसी प्रकार से प्रस्तावना को देखा जाए तो यह संविधान का आईडी कार्ड के रूप में यानी पहचान पत्र के रूप में होता है। इसीलिए एन.एन. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र कह दिया, ठीक है? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने 3 नोट मेंशन किए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है और जी. ऑस्टिन ने नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना। अगर आपसे केवल ऐसे पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रियम्बल को। किसको भाई? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन अगर आपसे इस प्रकार से पूछे कि नेहरू ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो नेहरू ने मूल अधिकार को संविधान का आत्मा कहा था। जी. ऑस्टिन यानी ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो इन्होंने नीति निदेशक तत्वों को कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो इन्होंने अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 को कहा था, ठीक है? यानी ये जो तीनों व्यक्ति यहाँ पे संविधान की आत्मा बता रहे हैं, वो अलग-अलग
पॉइंट्स को अलग-अलग टॉपिक को बता रहे हैं। लेकिन अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो साथियों संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना या प्रियम्बल को कहते हैं। ठीक है? जी हाँ, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है? अगले स्लाइड पे बढ़ेंगे तो साथियों हमको किस प्रकार से पढ़ना है पूरे प्रियम्बल को, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। देखिए जो आपका प्रियम्बल है, ठीक है, जो आपका ये प्रियम्बल है, इसको 4 भाग में हमने डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका ऐतिहासिक वर्णन की बात करेंगे कि सबसे पहले प्रस्तावना को किस देश ने अपने संविधान में शामिल किया। फिर भारत ने कहाँ से इस प्रावधान को उठाया, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक? फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना की उपयोगिता की। आखिरकार ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को अलग से क्यों बनाया गया, फिर अलग से शामिल क्यों किया गया, इसका यूज़ क्या है, तो इसके उपयोगिता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद साथियों हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है? इस पर भी चर्चा होता है, तो इससे संबंधित 2 केस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? एक इनरी बेरुबारी का और एक केशवानंद भारतीवाद का, ठीक है? तो इन दोनों ही केसों के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ठीक है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो हम लोग क्या करेंगे, इन चारों ही टॉपिक के बारे में क्रमबद्ध तरीके से एक-एक करके पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन यानी कि ऐतिहासिक वर्णन, यानी प्रस्तावना का ऐतिहासिक वर्णन देखेंगे। तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि भई ये जो प्रस्तावना है, ये कहाँ से आया, किस प्रकार से आया, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पहला लाइन ही मेंशन किया गया है कि अमेरिका विश्व का प्रथम ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। यानी कि अगर आपसे पूछे कि दुनिया में किस देश के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया, तो भाई अमेरिका ने अपने संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया था। और अमेरिका के इसी विचार से प्रभावित होकर भारत ने भी अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। यानी भारत में जो प्रस्तावना को शामिल किया गया है या प्रस्तावना का विचार लिया गया है, वह कहाँ से लिया गया है, वह अमेरिका से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा के संदर्भ में आपसे पूछे, प्रस्तावना की भाषा के संदर्भ में, तो हमारा संविधान जो है, हमारा प्रस्तावना संविधान है, हमारा प्रस्तावना हो जाएगा, हमारा प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। अरे बोलो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, यानी प्रस्तावना को कहाँ से उठाया गया है, तो आप अमेरिका उत्तर करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा के संदर्भ में हमारा प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है? ओके, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कि भारत में इसको शामिल किया कैसे गया। तो साथियों, संविधान सभा का तीसरी बैठक होता है 13 दिसंबर 1946 को। कब होता है? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं संविधान सभा में, लेकिन संविधान सभा ने इनके इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार करती है। और नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संशोधित करके क्या कर दिया गया, आज का हमारा अपने देश का, अपने संविधान का प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया गया। यानी कि अगर आपसे पूछे उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था, किसने संविधान सभा में रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। कब इनके उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया, तो 22 जनवरी 1947 को। ये डेट याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। आइए साथियों, अगर ऐतिहासिक वर्णन हो गया, तो थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे प्रस्तावना की उपयोगिता की। ठीक है? कि प्रस्तावना की उपयोगिता क्या-क्या है साथियों? किस पर बात करेंगे? प्रस्तावना की उपयोगिता पर। यानी कि प्रस्तावना हमको क्या-क्या बताता है, इनकी बात करेंगे। तो साथियों ध्यान देना, ये जो प्रस्तावना हमको क्या-क्या बताता है? तो प्रस्तावना बताता है कि भारतीय संविधान का स्रोत कौन है, या फिर आपको बताता है कि भारतीय सत्ता का स्रोत कौन है, ठीक है? तो भारतीय संविधान का स्रोत या सत्ता का स्रोत कौन है, इसके बारे में बताता है। तो इसके बारे में बताते हुए कहता है कि भारतीय संविधान या सत्ता का जो स्रोत है, वह जनता होती है भारत की, ठीक है? हालाँकि आगे हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? फिर दूसरा उपयोगिता क्या है? हमको पता चलता है प्रस्तावना से कि भारतीय राज्य का स्वरूप क्या है, ठीक है? फिर हमको पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, यानी संविधान किस उद्देश्य से बनाया गया है। फिर प्रस्तावना की उपयोगिता के तहत ही चौथे नंबर पे हमको पता चलता है संविधान के अंगीकरण की
तिथि यानी संविधान को कब अंगीकृत किया गया, उसकी जो तिथि है वह कहाँ मेंशन किया गया प्रस्तावना में, ठीक है। तो प्रस्तावना की 4 उपयोगिता हैं, इन चारों के बारे में हम लोग क्या करेंगे बारी-बारी से अध्ययन करेंगे, बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो आइए साथियों सबसे पहले हम किस पर बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे साथियों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान या सत्ता के स्रोत की। किस पे बात करेंगे? संविधान या सत्ता के स्रोत की बात करेंगे। और जब भी हम संविधान या सत्ता के स्रोत की बात करेंगे साथियों, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा प्रस्तावना से प्रस्तावना से संविधान या सत्ता के स्रोत का पता चलता है। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछता है, पहला ही प्रश्न कई बार ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान का अंतिम स्रोत या सत्ता का अंतिम स्रोत कौन है, ठीक है? तो उसके बारे में पता चलता है कहाँ से? प्रस्तावना से। तो वो कौन है भाई? तो वो जनता है। कैसे? आगे समझिएगा। देखिए कहता है कि प्रस्तावना का प्रथम वाक्य हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से प्रारंभ किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों द्वारा किया गया है। यानी हम भारत के लोग मतलब भारत के लोगों द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। अतः भारत के राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत या राजनीतिक प्रभुता भारत के लोगों में निवास करती है। बात समझ गए ना? यानी कि जो राजनीतिक प्रभुता है या फिर कह लीजिए कि जो राजनीतिक सत्ता है या संविधान का अंतिम स्रोत कौन होता है? तो वह होती है भारत की जनता। अरे बोलो कौन होता है? भारत की जनता होती है। कौन होती है? भारत की जनता। ठीक है? तो संविधान या सत्ता का स्रोत पता चल गया। तो अब आइए बात करते हैं भारतीय राज्य का स्वरूप कि भारतीय स्वराज का स्वरूप कैसा है, ठीक है। तो जब आप बात करेंगे भारतीय राज्य के स्वरूप की, ठीक है, तो जो भारतीय राज्य का स्वरूप है ये भी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट तरह का है। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, चौथा है लोकतांत्रिक और पांचवा है गणतंत्र या गणराज्य। साथियों ध्यान रखिएगा, हमारा जो भारत है ना वह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। हमारे भारत में समाजवाद की अवधारणा लागू है, हमारे भारत में पंथ निरपेक्ष की अवधारणा लागू है, हमारे भारत में लोकतंत्र लागू है, यानी हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारा भारत जो है कि एक रिपब्लिक कंट्री यानी कि गणराज्य भी गणतंत्र भी हमारे देश में लागू है। तो आइए इन सभी के बारे में अलग-अलग से थोड़ा-सा जान लेते हैं और समझ लेते हैं साथियों, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम किस पर बात करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की। अरे बोलो किसकी बात करेंगे? तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता क्या है? तो इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा-सा आप समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब होता है पूरी तरह से स्वतंत्र, पूरी तरह से स्वतंत्र, पूरी तरह से स्वतंत्र। आप कहेंगे सर पूरी तरह से स्वतंत्र का क्या अर्थ है? तो समझिएगा, देखिए इसका यह तात्पर्य है कि कोई भी देश अपना आंतरिक निर्णय हो चाहे बाह्य निर्णय हो बिना किसी दबाव के लेगा, ठीक है। जैसे भारत है, भारत ने कहा भैया हम क्या है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, तो भारत के ऊपर किसी भी देश का दबाव नहीं होगा। अब भारत के अंदर कोई मैटर चल रहा हो या फिर भारत के बाहर यानी भारत किसी दूसरे देश से झगड़ा कर रहा है या संधि कर रहा है, समझौता कर रहा है या व्यापार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, या भारत खुद के देश के अंदर किन्हीं बातों को लेकर के उलझा हुआ है, चाहे विकास कर रहा है, चाहे नहीं कर रहा है, इन सभी मैटर्स पे निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल भारत को है, ठीक है। भारत के ऊपर किसी दूसरे देश का दबाव नहीं होगा। जैसे जब रसिया यूक्रेन वार चल रहा था, तो भारत जो है कि रूस से कच्चा तेल खरीद रहा था, तो अमेरिका मना करता है, तो भारत कहता है भई हमारी मर्ज़ी, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हैं, हम एक संप्रभु राष्ट्र भाई, हमारे ऊपर किसी का भी दबाव नहीं चलने वाला है ना? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही है कि कोई भी देश अपना निर्णय, चाहे आंतरिक निर्णय हो, चाहे बाहरी निर्णय हो, बिना किसी दबाव के लेगा, एकदम स्वतंत्र रहेगा। बात समझ गए ना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब? हाँ, तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, कब बना? तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र बनता है। हाँ, 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत का लागू होता है और इसी दिन भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन जाता है साथियों, ठीक है? जी हाँ, आइए आगे बात करते हैं समाजवादी के बारे में, यानी एक-एक पॉइंट्स के बारे में। अब अगर बात करेंगे साथियों समाजवादी के बारे में, किसके बारे में? बात करेंगे समाजवादी के बारे में। तो भाई समाजवाद क्या है, ठीक है? तो सबसे पहली बात आप सभी लोग जानते हैं जो समाजवादी है, इसको जो है कि 1976 में, कब भाई?
1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही मेंशन कर दिया यहाँ पे कि भारत में जो है कि लोकतांत्रिक समाजवाद लागू है और समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो आइए साथियों जानते हैं कि ये जो समाजवाद है इसका अर्थ होता क्या है, ठीक है? तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा या एक ऐसी अवधारणा है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में समानता स्थापित करना। यानी समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में समानता स्थापित करना, समाज के सबसे निम्न एवं गरीब तबकों को ध्यान में रख कर के अपनी योजनाएं बनाना। यानी सरकार क्या करेगी? पूरे देश में समानता को स्थापित करेगी और अगर कोई कोई भी योजना बना रही, कोई भी नियम ला रही है, तो वह गरीब एवं अमीर सभी यानी भारत के हर एक तबके को ध्यान में रख कर के ही अपना योजना सरकार बनाएगी, ठीक है? और तीसरा पॉइंट कहता है इसका उद्देश्य और क्या है? सामाजिक भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त कर देना। तो ये कुछ ऐसे पर्पज़ हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं किसके? सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद के उदाहरण यानी कि आप कह सकते हैं समाजवादी के। तो भारत क्या है? भारत में समाजवाद की अवधारणा लागू है। इसका मतलब भारत में क्या किया जाता है? समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास सरकार करेगी और जो भी योजनाएँ भारत सरकार बनाती है, वो क्या करती है? सभी तबकों के लिए समान रूप से लागू होती है और सामाजिक भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त करने की ज़िम्मेदारी भी किसकी रहती है? सरकार की रहती है। हालाँकि इसमें नागरिक भी अपना योगदान देंगे तभी यह होने वाला है, ठीक? तो आई होप समाजवाद आप समझ गए होंगे। समाजवाद का मतलब सीधी सी बात समानता, ठीक है? उसके बाद तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे पंथ निरपेक्ष की या धर्मनिरपेक्ष की, ठीक है? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की अब हम लोग बात करेंगे। देखिए साथियों धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म से दूर भागना, ठीक? लेकिन पंथ निरपेक्ष का मतलब जो होता है वो धर्म से दूर भागना नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करना होता है, ठीक है? अब ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष भले कहा गया लेकिन इसको इसीलिए संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। किसको? पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि यह क्या करेगा? यह अगर भारत धर्मनिरपेक्ष होता यानी कि भारत क्या करता? भारत में कोई भी धर्म नहीं होता, ठीक है? लेकिन भारत को पंथ निरपेक्ष बनाया गया है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत क्या करेगा? सभी धर्मों को समान महत्व देगा, ठीक है? अगर ये धर्म सापेक्ष होता तो इसका मतलब कि भारत में कोई एक धर्म क्या है? लागू है, जबकि धर्म सापेक्ष हमारा भारत नहीं है। तो हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष भी नहीं है बल्कि क्या है? पंथ निरपेक्ष। समझ गए ना? तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में कई बार लोग अंतर नहीं समझ पाते, तो यहाँ समझ लीजिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत क्या हो जाएगा तब कि हर एक धर्म से यानी धर्म से नफ़रत करेगा, धर्म से दूर भागेगा। लेकिन भारत तो ऐसा करता नहीं है, तो इसीलिए भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष है। यानी भारत में सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। सभी धर्मों को क्या किया जाता है भाई? सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है और ये सारी चीज़ें आपको पता है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसा राज्य जो किसी धर्म विशेष को अपना राजकीय धर्म घोषित नहीं करता, वह पंथ निरपेक्ष होता है। किसी धर्म विशेष की आलोचना नहीं करता, वह पंथ निरपेक्ष होता है। सभी धर्मों को समान महत्व देना, वह पंथ निरपेक्ष होता है। अपने राष्ट्रीय प्रतीकों में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग नहीं करता हो तो ऐसा राज्य धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहलाता है, ठीक है? जैसे हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रगीत है, तो इन सब में अगर हम क्या करेंगे? धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करेंगे तो हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं रह जाएँगे या धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं रह जाएँगे। बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ, तो धर्मनिरपेक्ष अर्थ आप समझ गए ना? वेरी गुड। अब ध्यान रखिएगा, कह रहा है धर्मनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया है। क्या माना गया है? आधारभूत ढांचा होगा, ठीक है? आधारभूत ढांचा। देखिए धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि इसके स्थान पे आप क्या कहेंगे? इसके स्थान पे आप क्या कहेंगे भैया? इसके स्थान पे आप पंथ निरपेक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? पंथ निरपेक्ष। यानी जो धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता है, ये संविधान की आधारभूत ढांचा है और इसका मतलब है कि भारत क्या होगा? कभी भी एक धार्मिक राष्ट्र नहीं बन सकता। अरे बोलो इतनी बात क्लियर ना? वेरी गुड। अब धर्मनिरपेक्ष हो गया, तो साथियों आगे बढ़ते हैं और आगे बात करें किसके बारे में? लोकतंत्र के बारे में कि भाई भारत में लोकतंत्र की अवधारणा भी लागू है। तो लोकतंत्र में एक्चुअली में होता क्या है? ये जो आपका डेमोक्रेसी है, एक्चुअली डेमोक्रेसी में होता क्या है? तो साथियों डेमोक्रेसी में सरकार का निर्माण जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा करती है, ठीक है? अब कहेंगे सर जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा, जी हाँ, साथियों हम लोग देखिए सांसद और विधायकों को चुनते हैं, ठीक है? जनता ही चुनती है, लेकिन वे लोग क्या करते हैं जब लोकसभा में और जब विधानसभा में जाते हैं तो सरकार बनाती है, ठीक है? तो जो सरकार बनता है, ठीक है? वो कैसे बनता है? जो जनता प्रतिनिधि चुनी रहती है उन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार बनाया जाता है साथियों, ठीक है? और अगर आपसे पूछे भारत में कैसा लोकतंत्र है तो भारत में संसदीय लोकतंत्र है साथियों। कैसा? संसदीय लोकतंत्र है और यह जो है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। आप लोग को जानना होगा कि जो लोकतंत्र होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष। वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, केवल एक देश है जहाँ पे जो है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रभाव देखने को मिलते हैं, वह है स्विट्जरलैंड। ठीक है, जी हाँ। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा गणतंत्र या गणराज्य की। किसकी बात करेंगे? थोड़ा सा हम बात करेंगे गणतंत्र यानी कि गणराज्य की साथियों। तो ध्यान देना, गणतंत्र या गणराज्य क्या होता है? कहता है कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता हो, उस देश को गणतंत्र या गणराज्य कहते हैं साथियों। अब जैसे भारत का राजा कौन होता है? तो आप कहेंगे सर प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है। अब चुनाव चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, चुनाव हो रहा है तो इसका मतलब डेमोक्रेसी है। ठीक है, अगर राजा का चुनाव हो रहा है तो इसका मतलब देश में क्या है? गणतंत्र स्थापित है, यानी कि गणराज्य स्थापित है। यानी कि भारत क्या भाई, भारत एक गणराज्य भी है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू किया जाता है, इसीलिए चूंकि संविधान में मेंशन किया गया है कि जो राजा होगा, जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, उसको क्या किया जाएगा? चुनाव के माध्यम से उसको भी चुना जाएगा। ठीक है, इसीलिए भारत क्या होता है, उस दिन गणतंत्र बन जाता है, और इसीलिए 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं साथियों। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो प्रस्तावना की उपयोगिता भी देख ली हम लोग। अब बात करेंगे प्रस्तावना से हमको क्या और क्या पता चलता है? तो प्रस्तावना से हमको पता चलता है संविधान के उद्देश्यों की। आप कहेंगे सर यहाँ पे कैसे पहुँच गए? मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। बहुत ध्यान समझने का कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है? तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है? अब एक बात ध्यान देना प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या देखने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक वर्णन हो गया, फिर हम देख रहे थे प्रस्तावना की उपयोगिता, जिसमें हमने बात किया पहले संविधान या सत्ता के स्रोत की, फिर भारतीय राज्य के स्वरूप की बात कर लिया। अब इसमें अभी संविधान का उद्देश्य और संविधान के अंगीकरण की तिथि देखेंगे, ठीक है? तब जाकर के फिर हम किस पे बात करेंगे? तब जाकर के हम बात करेंगे किस पे? क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं, उस पे, ठीक है? तो आइए क्या करते हैं, आगे बढ़ते जहाँ पे हम लोग पहुँचे थे साथियों, ठीक है? अब हम लोग कहाँ पहुँच गए? संविधान के उद्देश्यों की ओर। कहाँ? संविधान के उद्देश्य, ठीक है ना? तो आइए अब हम बात करते हैं संविधान के उद्देश्य को। तो साथियों, अगर आपसे पूछे प्रस्तावना में संविधान के कितने उद्देश्य हैं, तो प्रस्तावना में संविधान के 4 उद्देश्य बताए गए हैं। अरे बोलो कितने? तो प्रस्तावना में संविधान के 4 उद्देश्य बताए गए हैं। अगर बात करें पहला कौन सा था? साथियों यहाँ पे ध्यान रखना, पहला सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करना, ठीक है? देखिए 4 उद्देश्य बताए गए हैं। पहला कि सभी नागरिकों को हम क्या करेंगे? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे, ठीक? अब यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, ठीक है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो कितने हो गए भाई? 3 हो गए। कितने हो गए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, और यह जो है कि संविधान का पहला उद्देश्य भी है, ठीक है? कि हम क्या करेंगे? सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे। तो यहीं से एक और प्रश्न बना लेता है आयोग कि भैया प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, ठीक? तो हो सकता है कि आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ ले, कहेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन-सा न्याय प्रस्तावना में निहित नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कर देगा तो धार्मिक नहीं है, बाकी अन्य 3 हैं साथियों, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। संविधान का जब दूसरे उद्देश्य की बात करेंगे, तो कहता है कि सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना। यानी अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता बात कर रहा है, ठीक है? न्याय 3 ठो मिला, स्वतंत्रता कितना मिल रहा है? तो 5। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना यानी पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता। तो अगर आपसे पूछे प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। संविधान का तीसरा उद्देश्य अगर हम देखें तो कहता है सभी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराना। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करवाना, यह संविधान का तीसरा उद्देश्य है। और चौथा उद्देश्य था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए भाईचारा को बढ़ावा देना। यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए बंधुता यानी कि भाईचारा को बढ़ावा देना, यह संविधान का चौथा उद्देश्य था। तो यहाँ पे साथियों संविधान के 4 उद्देश्य थे। इन चारों उद्देश्यों को हमने अच्छे से समझा। इन चारों उद्देश्यों वाले टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि
प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की और 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात किया गया है। ऐसे प्रश्न आपसे पीसीएस में पूछे जा चुके हैं और जब मैं इस टॉपिक का आपको पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज करवाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और चर्चा भी करूंगा। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे संविधान के अंगीकरण की तिथि की। अरे बोलो किसकी? संविधान के अंगीकरण की तिथि की हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। तो आइए साथियों बात करते हैं संविधान के अंगीकरण की तिथि की। तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना से ही संविधान के अंगीकरण की तिथि की जानकारी प्राप्त होती है, जो कि कितना है? 26 नवंबर 1949 है। बोलो कितना है? 26 नवंबर 1949 है। देखिए साथियों, आपसे ना एक प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से तो मान लीजिए पूछा ही जाता है कि संविधान का अंगीकरण कब किया गया, तो आपका उत्तर हो जाता है 26 नवंबर 1949। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया, तो यह कहाँ मेंशन किया गया है? तो यह संविधान की प्रस्तावना में मेंशन किया गया, प्रियम्बल में, ठीक है। और साथ ही जब अंगीकरण किया जा रहा था तो इसमें जो है कि विक्रम संवत का प्रयोग किया गया है, जो कितना था भाई? जो क्या था? मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है। तो जो है कि प्रस्तावना में किस किस संवत का प्रयोग किया गया? विक्रम संवत। देखिए संवत कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम लोग ईस्वी यूज करते हैं, उसी प्रकार से शक संवत होता था, फिर विक्रम संवत है, ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना में किस संवत का प्रयोग किया गया है? विक्रम संवत का, ठीक है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे साथियों, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है? तो इसके बारे में बात करना था। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसके अंग एवं महत्व को लेकर के हमारे सामने 2 महत्वपूर्ण केस आते हैं। अरे बोलो कितने? 2 महत्वपूर्ण केस आते हैं। अब अगर बात करेंगे साथियों कि 2 महत्वपूर्ण केस कौन-कौन से थे, तो एक पहला था साथियों इनरी बेरूबारी केस, जो कि 1960 में आता है, और दूसरा होता है केशवानंद भारती की वाद, जो कि 1973 में आता है। अरे बोलो कब आता है? जो कि 1973 में आता है। इसी के बारे में हमको क्या करना है? देखना, समझना है, ठीक है। तो क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो पहले मैं आपको वर्तमान स्थिति बता देता हूँ। साथियों हाँ, प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। और सरकार के लिए किसी प्रकार का शक्ति नहीं देती है, ये बात ध्यान रखिएगा, केवल संविधान का अंग है। तो सबसे पहले बात करेंगे इनरी बेरूबारी की, ठीक है। देखिए, एक केस होता है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, ठीक है। इसको हम लोग इनरी बेरूबारी केस 1960 के रूप में जानते हैं। तो इस केस में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना ही नहीं, ठीक है। फिर कुछ साल बीतते हैं, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं गवर्नमेंट और जुडिशरी में, तो उसके बाद एक केस आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। तो ये जो केशवानंद भारती वाद था, यह कब आता है साथियों? तो यह आता है 1973 में। अरे बोलो कब? 1973 में। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को बदल दिया और प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया। यानी कि यह जो आपका सुप्रीम कोर्ट था, उसने इनरी बेरूबारी केस में कहा कि भैया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन 1973 में जब फिर से क्या होता है, याचिका दायर किया जाता है, पिटिशन दायर किया गया, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान लेता है कि हाँ, हमसे गलती हुई, प्रस्तावना संविधान का अंग है भैया, ठीक है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है ना? हाँ, तो वर्तमान स्थिति यह है कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है, लेकिन किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत नहीं है। अरे बोलो क्लियर इतनी बातें ना? जी हाँ। अब बात करेंगे क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है साथियों। तो आइए इसको भी क्या करते हैं, लगे हाथ समझ ही लेते हैं, ठीक है। जी हाँ साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है साथियों, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब अगर पूछे अभी तक कितनी बार किया गया है, तो अभी तक मात्र एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। और वह कब किया गया था? तो वह साथियों किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। तो इस संशोधन के माध्यम से 3 नए शब्द जोड़े गए थे, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वे शब्द कौन-कौन से था साथियों? एक था समाजवादी, एक था समाजवादी और दूसरा था पंथ निरपेक्ष। समाजवादी और उसके बाद पंथ निरपेक्ष हो गया और तीसरा क्या हो जाएगा? अखंडता, ठीक है। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अभी तक कितनी बार हुआ? तो एक बार संशोधन हुआ है। और कौन सा संशोधन हुआ था वह? तो 42वां संविधान संशोधन 1976
हाँ, इस संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं। वो होता है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है? तो आई होप इतनी बातें आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका यह चैप्टर क्या होता है साथियों, खत्म हो जाता है। आप लोग वीडियो को पूरा अंतिम तक देखते रहे, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन साथियों, जाते-जाते एक बार फिर से आप सभी से आग्रह करेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो के बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएँ। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे साथियों।